से सबसे ज़्यादा क्वेरी होगी कि हम लोग को यूसीएल क्यों मिला सीएससी को। इसका सीधा सा है कि जैसे आप सैचुरेशन देख रहे हैं, आधार का जो यूपी की पॉपुलेशन है 23 करोड़ लगभग 24 करोड़ के आसपास है, जिसमें 93% आधार जनरेट हो चुके हैं। नए आधार 93% बन चुके हैं। यानी अब आपके पास जो आते हैं बचा है रेजिडेंट का, वो अपना डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करना, नाम अपडेट करना, अपना एड्रेस अपडेट करना, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना, इसके लिए रेजिडेंट को जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको सीएससी का यूसीएल यानी अपडेट क्लाइंट आपको दिया गया है कि आप नागरिकों का जो गांव के विलेज लेवल पे है या तहसील या ब्लॉक लेवल पे है, वो नागरिक परेशान ना हो और आपके पास आके अपना आधार अपडेट करवा सके। ठीक है। इसके साथ ही साथ कई सेवा सीएससी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आधार सेवा केंद्र भी खुले हुए हैं। अगर कोई समस्या है तो वहां पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यूआईडीआई भी अपने एएसके खोल रही है कई जिलों में, वहां पर भी जा सकते हैं। ठीक है। जो मेजर गैप है 0 से 5 साल में है, इसके लिए और भी रजिस्ट्रार्स हैं जिनको इनका सीएलसी क्लाइंट दिया गया है। आगे आते हैं आपकी गाइडलाइन पर एनरोलमेंट एंड अपडेट। एनरोलमेंट, नया एनरोलमेंट और अपडेट की क्या गाइडलाइंस है, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बताते हैं। पहली चीज, डिटेल्स क्या क्या चीजें होती है। देखिए आधार में 3 फील्ड्स मेन होती हैं, डेमोग्राफिक डिटेल, बायोमेट्रिक और प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। डेमोग्राफिक डिटेल में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आता है। डेट ऑफ बर्थ 2 टाइप की होती है, वेरीफाइड होती है या डिक्लेयर्ड होती है। जैसे भी आपको पता है, वेरीफाइड का मतलब होता है कि डेट ऑफ बर्थ उसने डॉक्यूमेंट दिया है। डेट ऑफ बर्थ का अगर कोई वो डॉक्यूमेंट देता है तो वो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड कहलाती है। और डिक्लेयर करना मतलब वो अपनी उसको डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट नए आधार बनाते समय वो अपना डेट ऑफ बर्थ एज ए डिक्लेयर करता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, या अपनी एज उसने बता दी तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 जनवरी उस ईयर तक बैक चला जाता है। ठीक है। जेंडर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड होती है। एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मोबाइल नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब जो भी रेजिडेंट अपना मोबाइल नंबर देंगे, आधार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या उसका ऑथेंटिकेशन का या उसका आधार का यूज कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये अपने मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है। उसके डीबीटी की इंफॉर्मेशन उसके जो भी आधार में मोबाइल पड़ा हुआ है उस पर आती है। इसलिए उसको मोबाइल नंबर देना इंपॉर्टेंट है। वो अगर कोई बच्चा है तो अपने घर में किसी का नंबर दे सकता है, या अगर उसके पास मोबाइल नहीं है तो अपने घर का किसी भी सदस्य का नंबर दे दे, जिसपे उसकी डीबीटी या जो सरकारी सुविधाएं हैं या आधार से रिलेटेड जानकारी उसके नंबर पर भेजी जा सके। आप लोग अपना नंबर रेजिडेंट को उसमें नहीं करेंगे जब तक वो आपके घर का ना हो। अगर आपके घर का है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी के रेजिडेंट पे अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल होती है, बट ईमेल आईडी अगर है उसके बैठ जा पास तो बेटा। आप वही उसको दे सकते हैं। बायोमेट्रिक में क्या होता है, 10 फिंगर हमारे 10 फिंगर दोनों आगे फेशियल फोटोग्राफ, ये हमारे अब डेट ना है, कोई मेरे बड़ी मशीन मेरे पास ना है ना, वेट मशीन कर ले। ठीक है। सबको म्यूट वो कर देते तो सुनाई नहीं देता। फेशियल फोटोग्राफ भी हमारे बायोमेट्रिक में आता है। ये फेशियल भी हमारा बायोमेट्रिक डिटेल्स में आता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, इसकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यूआईडीआई की वेबसाइट पे पड़ी है और आपको भी अवेलेबल कराई गई होगी। ठीक है। इसमें जो ये लिस्ट है वो भारत सरकार के द्वारा अप्रूव की गई है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है कि हम किस चीज के लिए क्या लें क्या न लें, इसके सभी चीज का आंसर आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट में है। जो भी आपको लेना है एज पर डॉक्यूमेंट लिस्ट के हिसाब से लेना, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सारे डिटेल्स, किस डेट ऑफ बर्थ में कितने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, रिलेशनशिप के कितने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, एड्रेस के कितने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और आइडेंटिटी के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लेने हैं आपको, ये उस लिस्ट में प्रॉपर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो डॉक्यूमेंट लेते समय बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, एज पर लिस्ट लेना है। ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, स्कैन करके आप रेजिडेंट को वापस कर दीजिए। ठीक।
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, गाइडलाइन ऑफ वेरिफिकेशन। आप सभी को पता है वेरीफायर आपके वहाँ पर बैठना मैंडेटरी है, आपके सेंटर्स पे वेरीफायर होना बहुत ज़रूरी है। वेरीफायर का काम क्या होता है और उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, क्या ध्यान रखना है क्या नहीं करना, ये आपको बताते हैं। देखिए यूआईडीआई के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वेरीफायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप आधार बना रहे हैं, आधार में जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आया है, ठीक है, पहली चीज डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड एज पर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। जो यूआईडीआई, अगर देखिए यूआईडीआई ने एक सुविधा कर रखी है कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पैन कार्ड या एड्रेस प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो किसी यूआईडीआई के फॉर्मेट पर किसी भी ऑफिशियल या इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाई करवा सकता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस के लिए वेरीफायर कैन रिफ्यूज। अब देखिए वेरीफायर जो होता है, वेरीफायर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। वेरीफायर जो वो सर्टिफिकेट लेके आया है या वो डॉक्यूमेंट लेके आया है, सपोज दैट वो अपना वोटर आईडी लेकर आया है और वोटर आईडी ब्लैक एंड व्हाइट है बट उसमें उसकी फोटो नहीं दिख रही है, उस केस में क्या होगा, वेरीफायर उसको रिफ्यूज कर सकता है कि भैया आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। जब उसकी फोटो ही नहीं विजिबल होगी तो उसको आगे प्रोसेस नहीं करना है। अगर आपने कर भी दिया तो वो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए वेरीफायर फर्स्ट स्टेज पे पहले उसको देखता है, कंप्लीटली चेक करता है। अगर वो रिफ्यूज करने वाला हुआ तो आगे उसको रिफ्यूज कर देता है, अगर वो एक्सेप्ट करने वाला हुआ तो उस पर साइन, आपके फॉर्म पे देखिए आपका जो एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म है उस पर वेरीफायर के साइन और स्टैंप भी है। देखिए इसमें लिखा है साइन एंड स्टैंप। साइन एंड स्टैंप का मतलब होता है सिग्नेचर और स्टैंप दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने साइन कर दिया और काम चल गया, नहीं, साइन और स्टैंप दोनों होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है वेरीफायर ने पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर लिया है। दो चीजें ध्यान रखिए, जो डेटा डॉक्यूमेंट पे है एज इट इज डेटा फॉर्म पे होना चाहिए और वही डेटा आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर उसका नाम PREETI है तो आप वही लिखिए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पे लिखा है। अगर फॉर्म में आपने चेंज किया या सॉफ्टवेयर में चेंज किया तो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, ठीक है, दोनों डेटा मिसमैच होने के केस में। दोनों डेटा मिसमैच होने के केस में आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वेरीफायर का काम होता है प्रॉपर फॉर्म को चेक करना। अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट में भी वो प्रॉपर चेक करे कि कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी व्हाइटनर नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। अगर व्हाइटनर ओवर राइटिंग होगी तो आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। व्हाइटनर या ओवर राइटिंग को हम लोग फ्रॉड केस में मान लेते हैं। सपोज दैट वो किसी गेस्टेड ऑफिसर के पास गया, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1985 है और यहाँ तक आपके पास आते आते उसने लास्ट वाले 5 को 8 कर दिया, ओवर राइटिंग कर दी, या पीछे वाला 5 हटा के उसको 9 कर दिया व्हाइटनर लगा के, तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस होती है। अगर आप ऐसे फॉर्म स्कैन करते हो या वेरीफायर उसको वेरीफाई करता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और वेरीफायर से वेरीफाई करवाना है कि वेरीफायर फॉर्म को भी प्रॉपर देखे कि जो डेटा डॉक्यूमेंट पे है वही डेटा फॉर्म पे होना चाहिए, ये दोनों मिलान कर ले, मैच कर ले, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो आपका केस वो रिजेक्ट हो जाएगा। कई जगह हम लोग जाते हैं, सेंटर्स पे विजिट करते हैं, वहाँ वेरीफायर नहीं पाए जाते हैं, इसकी भी पेनल्टी आपके ऊपर आएगी। आपको वेरीफायर को रखना मस्ट है। अगर आप आधार का काम कर रहे हैं तो वेरीफायर मस्ट है, बहुत ही जरूरी है वेरीफायर का होना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, ठीक है। अभी तक जो डॉक्यूमेंट आते थे वो हमारे वहाँ जो क्वालिटी चेक होती है वो 4 स्टेज पे होती है, ठीक है। इसीलिए आपका जो फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट उसने लगा रखा है, वो यहाँ पर प्रॉपरली चेक होता है और क्रॉस वेरीफाई भी होता है। अगर सपोज दैट वो प्रधान साहब प्रधान जी से लिखवा के लाया है या सर्टिफिकेट पे प्रधान जी के सिग्नेचर है, प्रधान जी की मोहर है, प्रधान जी का मोबाइल नंबर है, तो वेरीफायर प्रधान जी को कॉल करके पूछ सकता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट जारी किया है या नहीं किया, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेगा वेरीफायर अपने एंड पे तो आपका पैकेट रिजेक्ट होने से बच जाएगा। अदरवाइज हमारे पास आएगा, हम उसको वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, प्रधान जी से पूछेंगे, प्रधान जी मना कर देंगे और आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसीलिए वो काम वेरीफायर भी कर सकते हैं। वेरीफायर को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सस्पेक्ट लगता है कि हाँ ये गलत डॉक्यूमेंट है, स्टैंप नहीं क्लियर है, सिग्नेचर नहीं क्लियर है, तो उसको वापस कर सकता है कि आप दूसरा डॉक्यूमेंट बनवा के लेकर आइए। इसके बाद आते हैं जो ये सर्टिफिकेट होता है आधार का, इसको कैसे भरना है, इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो डेट होती है, चेक इफ इशूड डेट इज मेंशन। अगर इशू डेट मेंशन है कि नहीं मेंशन है, और मेंशन है तो 3 महीने से ज्यादा पुराना डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। 3 महीने से ज्यादा पुराना डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखिए। रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इस पर टिक होना चाहिए। नया एनरोलमेंट करा रहा, अपडेट करा रहा, इस पर टिक होना चाहिए। आधार नंबर प्रॉपर भरा होना चाहिए। कोई भी ओवर राइटिंग या वाइटनर नहीं लगा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जरा सा भी अगर शक हुआ वाइटनर का तो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी आएगी। ठीक है, फुल नेम, नाम पूरा लिखा होना चाहिए। केयर ऑफ में उसका एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस पार्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, ये सारी चीजें कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। प्लस रेजिडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, या अगर सिग्नेचर नहीं कर सकता तो अपना थंब इम्प्रेशन कर ले, अपना थंब लगा ले। ठीक है, रेजिडेंट की फोटो होनी चाहिए, कलर फोटो जो पासपोर्ट साइज होती है। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कहीं की पुरानी पड़ी थी निकाल के लाके लगा दिया। रिसेंटली फोटो, पुरानी फोटो भी नहीं चलेगी। रिसेंट फोटो, कलर फोटो का पासपोर्ट साइज जो फॉर्म भरते समय लग यूज करते हैं, वो फोटो होनी चाहिए। और उस फोटो पे क्रॉस साइन होनी चाहिए। क्रॉस साइन का मतलब आधे साइन फोटो पे, आधे साइन फॉर्म पे। किसी तरह क्रॉस स्टैंप होनी चाहिए, आधी स्टैंप फोटो पे, आधी स्टैंप फॉर्म पे। इसका मतलब ये देखा जाता है कि अगर ऐसा नहीं है हुआ तो फोटो चेंज हो सकती है, किसी की फोटो लगा सकता है। ठीक है, और ये फ्रॉड केस और करप्शन में जाएगा। ठीक है, जो सर्टिफाई कर रहा, डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर रहा, उसका प्रॉपर नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर होना मस्ट है। अगर इसमें से कोई भी चीज कमी पाई गई तो आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफायर की डिटेल होना मस्ट है। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर पे यहाँ से भी कॉलिंग होती है, क्वालिटी चेक से भी, और आप भी अपने इन पे, वेरीफायर भी अपने इन पे कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या इशू है, कि मतलब आपने इसको जारी किया है कि नहीं जारी किया है। कई जगह पाया गया, कुछ लोग, कुछ पर्सन ऐसे पाए गए जो फर्जी स्टैम्प बना के किसी के नाम से वेरीफाई कर देते हैं। तो ये गलत है और ये आपके ऊपर आएगा, क्योंकि ओवरऑल बना आप रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई करना भी आपका ही काम है, एक बार वेरीफाई करिए। अदरवाइज यहाँ से वेरीफाई होगा तो पैकेट रिजेक्ट जाएगा, पेनल्टी लगेगी। नीचे देखिए साइन, इस पे 5th नंबर पॉइंट दे रखा है कि वो जो अपना डेजिग्नेशन है उस पर टिक करे। गेस्टेड ऑफिसर है, विलेज पंचायत है, गेस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी है, एमपी, एमएलए, एमएलसी क्या है, तहसीलदार है, हेड ऑफ एजुकेशन कोई प्रिंसिपल साहब है, या कोई भी सुप्रिंटेंडेंट, वार्डन, इस टाइप से है तो उस पर ये टिक करेगा। उसकी भी साइन और स्टैम्प होनी चाहिए, सिग्नेचर प्रॉपर होनी चाहिए। स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब ये नहीं कि वो स्टैम्प विजिबल ही ना हो, नीचे का नाम गायब हो, कहाँ का है, क्या है। अगर ऐसा भी हुआ, हल्का सा भी डाउट हुआ तो पैकेट कैंसिल में रिजेक्ट हो जाएगा आपका। पूरी स्टैम्प क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप लोग आधार अपडेट कर रहे हो, आधार नया बना रहे हो, मतलब आप एक पर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक आईडी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इसमें जरा सी भी लापरवाही आपकी, किसी का भी गलत आधार बन सकता है, या उस नागरिक को परेशानी, रेजिडेंट को परेशानी हो सकती है। वो बेचारा किसान है, जरा सी गलती हुई, आप पैकेट रिजेक्ट हो गया, वो 10 बार आपके पास दौड़ रहा है, आधार से बात कर रहा है, बट उसका अपडेट नहीं हो रहा, और उसकी जो सब्सिडी है, बेचारा गरीब किसान परेशान हो रहा है, तो या कोई गरीब पर्सन है वो परेशान हो सकता है। तो आप ध्यान से करिएगा, तो ये गलतियां नहीं होंगी, वो भी, उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, और आप भी इसको सुविधाएं सही से दे सकते हैं। आगे बात करते हैं रीजन ऑफ रिजेक्शन। क्या रीजन है जिसकी वजह से पैकेट रिजेक्ट हो जाते हैं? क्रॉस साइन स्टैम्प मिसिंग ऑन रेजिडेंट फोटो। ये हमने आपको अभी पहले बताया कि क्रॉस साइन या स्टैम्प जो है रेजिडेंट की फोटो पे मिसिंग होती है, उस पर नहीं पाई जाती है, इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं होता। जो इशूअर है, मतलब कि जो उसको डॉक्यूमेंट जारी कर रहा है, वो इनवैलिड है। जैसे मुखिया साहब डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर रहे हैं, अब मुखिया साहब को क्या पता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो इनवैलिड इशूअर है। देखिए इस फॉर्म में ही आपको लिखा हुआ है कि कौन क्या डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है। जैसे इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, आप कर दे रहे हैं आपके लिए। कभी इस फॉर्म को आपने पढ़ा हुआ है? नीचे जिसका लास्ट पॉइंट है, देखिए इसमें दे रखा है, दिस फॉर्मेट इज एप्लीकेबल फॉर ईओआई डॉक्यूमेंट एट
सीरियल नंबर 17, 20, 21, 22, 31 एंड 32, इसके लिए पीओआई के लिए डॉक्यूमेंट ये चल सकता है। ठीक है, पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट ये चल सकता है 23, 24, 27, 28, 44 और 45। पीओआर के लिए इसी तरह, और डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन इसको वेरीफाई कर सकता है, कौन नहीं वेरीफाई कर सकता, साफ साफ इसमें लिखा है। डेट ऑफ बर्थ ग्रुप ए के गेस्टेड ऑफिसर सीएमओ ही वेरीफाई कर सकते हैं, या अगर बच्चे हैं स्कूल जाने वाले तो प्रिंसिपल साहब वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, रिजेक्शंस पे आ रहे थे तो इनवैलिड इशूअर विलेज के सेक्रेटरी ये डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं कर सकते। इशू डेट मिसिंग, कब डॉक्यूमेंट जारी कब हुआ, जैसे हमने डेट वाले कॉलम में आपको दिखाया था, तो इशू डेट होना जरूरी है कि कब ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया। रेजिडेंट का सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन मिसिंग होता है। ठीक है, सर्टिफायर की डिटेल मिसिंग होती या इनकरेक्ट होती, स्टैम्प जो है पुअर क्वालिटी लगा होता, इसकी वजह से आपका यह पैकेट रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है डेट ऑफ बर्थ का, आजकल इशू आपके पास बहुत आ रहा है, हम लोगों के पास भी आता है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे अपडेट करें, क्या करें। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में लिमिट लगा रखी है, अगर वो उसने फर्स्ट टाइम बनवाते समय अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड कर रखी है तो उसको उसका वेरीफाइड कर रखी मतलब उसने कोई डॉक्यूमेंट दे रखा है, तो उसका सेकेंड टाइम अपडेट उसकी लिमिट क्रॉस मानी जाएगी, उसका पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। उस केस में, या जिसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, जिसने एक बार अपना अपडेट करा लिया है बट उसके बाद भी करवाना चाहता है, तो आधार ने उसको एक चांस और देने का दे दिया है। जैसे क्या कर सकता है, उसमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाएगा, केवल बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। लिमिट क्रॉस होने के बाद केवल नगर निगम द्वारा जारी किया हुआ ऑनलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड से उसकी डिटेल स्कैन की जा सकती है। यहाँ पर भी वो क्यूआर कोड से स्कैनिंग होती है, हम लोग भी उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही पाया गया, कोई फोर्स पाया गया तो रिजेक्ट हो जाता है। करना क्या है, उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसे आपको इसमें उस पर दिखाई दे रहा होगा,